नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। हमारे साथ मानू बाबा बैठे हैं। मैं परिचय करा देता हूँ। रामनिवास रावत जी हैं बवाना से। प्रवीण नंबरदार जी हैं बवाना से। अंदीप भाई साहब हैं, युवा नेता हैं। अभी एमएलए का इलेक्शन इन्होंने लड़ा था, आजाद उम्मीदवार थे। और हमारे साथ है छिकारा साहब, कानूनी और सामाजिक राय बहुत बढ़िया, बहुत मेच्योर तरीके से देते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये किसान, क्योंकि आज का मैटर किसान पे है। लैंड पूलिंग पॉलिसी दिल्ली में है या नहीं है? नहीं है तो क्यों नहीं है? पॉलिसी गई कहाँ? लगभग 20 साल पहले बनाई थी सरकार ने, लेकिन पॉलिसी आएगी कब? तरह तरह के सवाल हैं। और तरह तरह के दल बल या जो भी धरनेदारी हैं, वो अलग अलग नेताओं के साथ फोटो वगैरह डाल के और कुछ मिथ अलग अलग तरीके से फैला रहे हैं। सब क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने लैंड पूलिंग पॉलिसी पास करा दी या फेल करा दी। क्रेडिट सबके पास रहना चाहता है, लेकिन लैंड पूलिंग पॉलिसी है कहाँ? बाद ये लैंड पूलिंग पॉलिसी आई है 2013 में। पहले तो जमीनें लेते थे, अभी डीडीए की पॉलिसी में जमीनें लेते थे, अल्टरनेट प्लॉट देते थे और एक नौकरी देते थे। और उस समय का जो भी कलेक्टर रेट होता था मैक्सिमम, वो हमें मिलता था, लेकिन वो ऐसा कुछ तंत्र उस समय नहीं मिला। और अभी कुछ किसान तो यही कहते हैं डीडीए हमारे जमीन को खरीद ले, या तो बढ़िया पैकेज दे दे, बढ़िया नौकरी दे दे और हमको अल्टरनेट प्लॉट दे दे। इस लैंड पूलिंग ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, वो किसान समझ नहीं पाया। 2013 में पब्लिश हुई थी, लेकिन ये बिल्कुल हमने एकदम से इसका विरोध किया था। कौन सी नहीं आएगी, किसान विरोधी है ना, तो किसान के पास 2 करोड़ रुपया होगा और मतलब वो 60% ले लोगे। ये पॉलिसी थी किसके लिए? अगर किसान विरोधी है तो ये पॉलिसी थी किसके लिए? अब उसके हिसाब से तो मतलब बिल्डर थे, जो कि वहां पर कई बार मीटिंग में बताइए थे, मीटिंग थी प्रत्यक्ष रूप से हमने देखा। आइए थे मीटिंग रखती, अखबार में आ गया। हम इधर से 35-40 किसान गए तो वहां पर सारे बिल्डर बैठे हुए थे। बिल्डर बैठे हुए थे तो मैं चर्चा हुई, भाई तुम बिल्डर हो या किसान हो? ये तो किसान कॉन्फ्रेंस थी, उसमें 9वीं मंजिल पे था डीडीए, आईटीओ पे कर दिया। और जबकि आईएन ने मीटिंग रख रखी थी 3 बजे, गर्मी का टाइम था, मई के। हम वहां पे गए, वो बोले नहीं पोस्टपोन कर दी मीटिंग, तो उधर चल रही है आईटीओ पे। आईटीओ क्यों चल रही है? तो वहां आईटीओ को काम तो किसान ये आए दिल्ली के, जिनकी जमीन है, किससे मीटिंग ले रहे हो? तो हमने वहां शीशे से हटा दिया, भाई किससे मीटिंग ले रहे हो, अखबार में आई हुई है। वो बोले कि मीटिंग तो वहां चल रही है। आज के दिल्ली के किसान की जो स्थिति है जी, लगभग जमीनें बिक चुकी हैं या बेचने पे आमदा है किसान। अब ये बताइए, आज के किसान के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी फायदे की है या नहीं? अगर आज के टाइम पे अगर वो किसान का 2 करोड़ रुपया माफ कर दे, और ये अभी पहले 48, हमें दूसरा स्टेप बताऊंगा, 48 पे आए थे, मेरी स्वीकृति नहीं थी। संशोधन के चुके रहे, लड़ाई तो हमने लड़ी। अभी बड़े बड़े चौधरी बैठे हैं, उन्होंने धमाका खा दिया था। मैंने मुकदमा भी डाल देते। मैं डॉक्टर रामनिवास सहरावत हूँ, अंग्रेजी में थ्रेसर, हिंदी में थ्रेसर। हम बैठे हैं, मतलब कोई भी उसको लेकर कोई चौधरी बढ़ के पगड़ी बांध के आ जाते हैं, फिर उनको नॉलेज है नहीं, इसलिए मेरे को गुस्सा आता है। तो अब बात ये थी, फिर 48 पे आगे थे मेरे भाई, और फिर पंचायतें कर रहे थे। मैं कहा एक इंच कमी नहीं होगी, 48 60 क्यों नहीं होगा? बोले 60 कैसे होगा? एक एकड़, अरे 60 होगा, जो छोटा किसान है तो उसका 60 होगा, 2 करोड़ रुपया माफ होगा। ग्राम सभा की जमीन हमारी जमीन है और उसका हिसाब होगा। अब 48 पे आके बोले 2 करोड़ रुपया नहीं दिया जाता, तो उल्टा 40 पे आ जाओ। तो अब बात ये था कि अब आ गए 60, जो मैं लड़ाई लेकर लड़ रहा था वो भी 60 आ गया। अब मैं थाईलैंड हूं, वे लोग कहते नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हो गया। हाँ, अब क्या रहता, 2 करोड़ रुपया अभी भी देना पड़ेगा। 60 हो गया, 1 एकड़ वाले से भी 60% वापस मिलेगा, 40 दीजिए लेगा डेवलपमेंट के लिए, और 100 किले वाले से भी। तो पहले बिल्डर है भी थे, अब उसको भी मिलेगा। 2 करोड़ रुपया पे देना होगा। ग्राम सभा की जमीन कहते तुम्हारे वेलफेयर में। अब मैं इसलिए समर्थन इसका कर रहा हूं, जंतर मंत्र पर भी समर्थन किया, कंजाम में भी समर्थन किया। अब भाई नहीं आई तो ये अनऑथराइज कॉलोनियों में ये सावधा घेर दिया, उधर बवाड़ा घेर दिया, तो अब ये कम से कम प्लानिंग में थोड़ा पैसे वाला आएगा। हाउसिंग सोसाइटी बनेगी, पार्क बनेगे, अच्छे स्कूल बनेगे, कम से कम अनऑथराइज ये खेतवाद ना होगी। दिल्ली हमारा कहना है। डेली किसी ना किसी ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में या वैसे सबके फोनों में कई तरह के मैसेज आते हैं। कईयों ने टीम बना रखी है, कईयों ने धरने दे रखी है, सब अपने ऊपर ही क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन पॉलिसी का आता पता नहीं। इस कंफ्यूजन के बारे में क्या कहोगे? लैंड पूलिंग पॉलिसी पे राजनीति हो रही है, उसमें राजनीतिक समावेश करके, और कुछ राजनीतिक जो इस तरह के मीडिएटर बन गए या दलाल टाइप के बन के उनको बरगला के राजनेताओं के पास ले जाते हैं, उनको फोटो खिंचाते हैं और बस वहीं तक सीमित। इससे आगे कोई बात नहीं होती, इससे आगे कोई पॉलिसी नहीं होती। जबकि चाहिए ये था कि इस आंदोलन को बड़े उग्र रूप से लेके चलते और बड़े गैर राजनीतिक रूप से लेके चलते, इसके बिल्कुल दुर्गामी परिणाम निकलते, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। और इस तरह की जो राजनीतिक की प्रक्रिया ये बाधक है, किसान नहीं तोड़ पा रहा है, लोग देहात इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें राजनीति, लोगों ने राजनीतिकरण कर दिया है। अगर निष्पक्ष तरीके से कोई भी धरना या आंदोलन चलता तो बिल्कुल उसका एक सामरिक रूप आता। दिल्ली में 4-5 जगह धरने दिए गए छोटी छोटी टीमों ने, लेकिन इलेक्शन खत्म होते ही वो धरने उठ जाती हैं या उनकी मात्रा कम हो जाती है। लेकिन किसी भी धरने पे मैंने बहुत ही कम जो सम्माननीय या जिनको जानकार होता है, मेच्योर आदमी होते हैं रामनिवास जी से, लेकिन उनको कहीं शामिल नहीं किया जाता या प्रमुखता से रखा नहीं जाता। सिर्फ नारे लगाने वाले, फोटो खिंचाने वाले। क्या इन तरीकों से लैंड पूलिंग पॉलिसी या किसान का भला हो जाएगा? बुद्धिजीवी वर्ग है,
जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, डॉक्टर रामनिवास जी तो शुरू से इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं और बड़े ही सक्षम और शिक्षित प्रणाली से, डॉक्यूमेंट प्रणाली से अपनी बात रखते हैं। और डीडीए की लैंड पॉलिसी के अपने तरीके से इनका बड़ा योगदान रहा है। बवाना में भी भारी एक महापंचायत का इस तरह का जिसमें अधिकारियों को बुलाया, इन्होंने अपनी बात रखी। और डीडीए में वहां पे भी जाकर इन्होंने बिल्कुल अपनी क्षेत्रीय भाषा और ब्रिटिश डोलिंग में जो ऑफिशियली भाषा, दोनों भाषाओं में, किसान की सरल भाषाओं में किसानों को समझाया और उनकी भाषा में अधिकारियों को समझाया। तो हमें आज एक प्रबुद्ध बुद्धिजीवी वर्ग की आवश्यकता है, ना कि जो ये आप जो कह रहे हो कि भाई लोग पगड़ी बांध लेते हैं या तथाकथित आ जाते हैं धरने पे या बरगलाने का काम करते हैं। बिल्कुल समाज उनसे एक किस्म से अजद आ चुका है। समाज को आज प्रबुद्ध बुद्धिमान लोगों की आवश्यकता है जो समाज का सही दिशा में नेतृत्व और दिशा निर्देश। अच्छा, तो लैंड पूलिंग पॉलिसी का जो मामला है, वो मुद्दा वो कब से उठा था, वो किसने उठाया था, कुछ बता सकते हो? देखिए, लैंड आपकी टीम की क्या भागीदारी है उसमें? लैंड पूलिंग जो है स्टार्टिंग में गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आई थी, 2013 में ये लेके आई थी पॉलिसी, और इसको इम्प्लांट करने का प्रयास किया गया था, लोगों को समझाने का, क्योंकि उस टाइम तो लोगों की समझ में ही नहीं आया कि डीडीए नई पॉलिसी किस तरह क्या लेकर है। तो मैं और मेरी टीम और मेरे साथ प्रबुद्ध जैसे डॉक्टर रामनिवास, इनके नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया। और जो टीम का जो वर्क था, काफी प्रबुद्ध लोगों को समझने का प्रयास किया। शुरू में लोग नाराज हुए, किसानों को समझ में नहीं आया भाई क्या किस तरह की है। लोगों में गोष्ठियां हुई, लोग आए, डीडी के अधिकारी भी गलती कहां पे हो रही है? धड़ेबाजी, गुटबाजी, और सबसे बड़ी बात विडंबना की स्थिति यह है किसी भी धरने पर राजनीति घुसाने का प्रयास, जो दिल्ली देहात और दिल्ली देहात के साथ धोखाधड़ी का प्रयास है कि अपनी अपने टीम और अपने अपने राजनीति से, कोई कांग्रेस से जुड़ा हुआ, कोई आम आदमी से जुड़ा हुआ, कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ, सब अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। किसानों का, दिल्ली देहात का भला करने वाले बहुत कम लोग हैं जो सही दिशा की बात करते हैं, और निष्पक्ष बात करने वाले लोग भी बहुत कम हैं जो निष्पक्ष अपनी आवाज उठाते हैं। इस तरह की जो दिशा भटकी हुई, जो दिशा आप देख ही रहे, गैर नियंत्रण का माहौल दिल्ली देहात में आज कर दिया है। जो लैंड पुलिंग शब्द एक अट्रैक्टिव वर्ड है, जो दिखाया जा रहा है कि ये बिल्कुल देखने में ऊपर से बिल्कुल अच्छा है, पर इसमें अंदर काफी पेचीदा कंडीशंस लगा रखी हैं। उन कंडीशंस को दूर किया जाए, अगर जो इसके तहत डेवलपमेंट होगी, चीजें होंगी, वो बिल्कुल ठीक है। बट आप ये देखिए कि आज गांव देहात के पास जमीन कितनी बची हुई है। जमीन लगभग मोस्टली खरीदी जा चुकी है बिल्डरों के द्वारा। जो जमीन 60% हमें मिलेगी वो गांव देहात के नहीं, वो बिल्कुल बल्कि उन बिल्डरों के काम आएगी। वो अपने मन मुताबिक पॉलिसी बनवाए। मतलब कि 20 साल पहले, लगभग 20 साल से तो संघर्ष दोनों कर रहे हैं, ये बैठे महानुभाव हमारे साथ। तो जब पॉलिसी कुछ और बनी थी, संशोधन होते 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 अब किसान के हाथों से जमीन भी निकल चुकी है, लगभग 10-15% रह चुकी है, और 10-15% के और परसेंटेज घट ही रहे हैं, बढ़ेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं लैंड पूलिंग पॉलिसी आखिर में जाके बिजनेसमैन, बढ़िया और बिल्डर की तो नहीं रह जाएगी। सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए ना, जो डेवलपमेंट चार्ज, अगर जो किसान के पास 2 करोड़ रुपए हो तो वो अपनी जमीन क्यों देगा? पहले जो 60% जमीन थी, जैसे डॉक्टर साहब ने आंदोलन किया, उसको फिर 40% तक लेके आए। वो पहले स्टार्टिंग से ही बिल्डरों के हक में थी, आज भी वो बिल्डरों के हक में ही है। क्योंकि यार जो किसानों के पास 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़ मैक्सिमम जमीन है दिल्ली के किसानों के पास, जबकि बिल्डरों के पास 40-40, 50-50 करोड़ है। तो एक बात बताइए मेरे को, जगह जगह किसानों के नाम पे धरने दिए जा रहे हैं। समझिए मेरी बात, इस मुद्दे को जब भी उठाते हैं किसानों के नाम पे उठाते हैं। अब मान लीजिए मैं 20-15 साल पहले की बात करूंगा, जैसे इन दोनों ने मुद्दा उठाया, रामनिवास जी ने मुद्दा उठाया, परवीन जी ने, तो उस टाइम पे तो किसानों की तादाद ज्यादा थी, लेकिन अब परसेंटेज घट चुकी है। तो अब किसानों के नाम पे ये मुद्दे क्यों उठाए जा रहे हैं? यही समस्या है कि हमारे देश का जो किसान है वो जागरूक नहीं है। उन्हें बहला लेते हैं छोटी छोटी चीजों में, उनको भटकाव रखते हैं, उनका मार्ग जो है हमेशा भटकाव में रहता है। तो अब नई टीमें आ रही हैं, नई टीमें क्या कर रही हैं? सिर्फ राजनीति कर रही हैं। इमेच्योरिटी इतनी है नहीं, ना मेच्योरिटी को वो शामिल करना चाहते, उनका कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हो जाता है। तो ये लैंड पूलिंग पॉलिसी किसानों की कैसे होगी? किसानों के पास तो जमीन बची नहीं, क्योंकि 70% जमीन जो है वो धनाढ्य लोगों के पास है, चाहे बढ़िया हो चाहे बिजनेसमैन हो। 70% जमीन किसान की बिक चुकी है, क्योंकि किसान को जब जरूरत पड़ती है, खर्चे बहुत हैं। तो दिल्ली में धरनों पे कौन बैठा है ये बताओ मेरे को? धरने पे मैं बताता हूँ कौन बैठे हैं। धरने पे बिठाए हुए हैं ये जो धन वाले आदमी है, जो जमीन ले रहे हैं। चेहरा किसी का, फायदा किसी का। हाँ, धरना किसी का, फायदा किसी का। किसान का सिर्फ नाम है। हाँ, किसान का नाम है, वो खर्चा भी देते हैं इनको। तो मैंने ये कनावला जब धरना हुआ तो मैं शुरू में मैंने बात की थी, आप भी आए थे वहां पे। तो मैं शुरू में बोला, मैंने ये कहा था कि ये धरना सिर्फ एक जाति धर्म का नहीं है। अगर एक जाति धर्म का मानोगे तो ये आपका धरना कामयाब नहीं होगा, आप सफल नहीं होगे। वास्तविक किसान धरने पे नहीं बैठे। हाँ, वास्तविक किसान वे थे जिनके पास अपनी जमीन थी, चाहे 10 बीघे थी, 20 बीघे थी, 40 बीघे थी, 50 बीघे थी। वास्तविक किसान वो थे, लेकिन उनकी मजबूरी थी, उनके खर्चे इतने बढ़ गए, बच्चों की पढ़ाई है, गाई है, घर बनाना है, शादी करनी है, तो उनके पास पैसा था नहीं। किसान के पास, उन किसानों के पास पैसा नहीं था, तो उनके पास एक ही साधन था कि वो अपनी जमीन बेच करके अपने खर्चे चलाए। और वो जमीन कौन लेते थे? जिनके पास पैसा था। अब जमीन उन्होंने ले ली, अब वो लैंड पूलिंग में तो बनाएंगे, उनको फायदा है, उनका क्या फायदा हुआ? लेकिन किसानों के नाम पे अगर ये किसान नहीं बैठे हैं, अगर इनको बड़ियों को
या भाई प्रॉपर्टी डीलरों को या धनाटे जो है उनको फायदा है, क्योंकि दिल्ली की ज्यादातर जमीन उनके पास जा चुकी है किसानों के जरिए। तो वो खुद क्यों नहीं बैठते धरने पे, किसान के नाम पे क्यों बैठाते हैं? यही तो कह रहा हूँ, खुद सामने क्यों नहीं आते? मैं यही तो कह रहा हूँ। मैंने शुरू में यहाँ खाने पे मैं आया, मैं तो बहुत बैठा यहाँ पे। ये यहाँ पर जो और जाति हैं जिनके पास जमीन है, वो क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या दिमाग में बात है कि ये किसान जो है जाति, अच्छा, वो किसानों को और जातों को समझती है किसान। हाँ। लेकिन अब किसान की परिभाषा अब जो है वो बदल चुकी है। बताइए थोड़ी। बदल गई ना। अब हर किसान, हर जाति के पास जमीन है, हर धर्म के लोगों के पास जमीन है, सबको शामिल होना चाहिए इसमें। उनको सबको शामिल होना चाहिए। यहाँ पर धरने में 10 से ज्यादा आदमी नहीं आए। क्यों नहीं आए? मैंने ये कहा था, मैं अपने गांव से दूसरी जाति के लाया, पंडितों को भी लाया, हरिजनों को भी लाया, बिन के बाद मैंने 4-5 को लाया, लेकिन कनावले में धरना, कनावले की और जाति का आदमी एक भी नहीं दिखाई दिया। उन्होंने शामिल नहीं किया दूसरी जातियों को। भाई शामिल करना चाहिए ना इनको। क्यों नहीं किया शामिल, कुछ समझ में आया? या नहीं किया, बढ़िया उन्हें कही होगी कि भी वो शामिल हो गए तो वो दूसरी बात कहेंगे, लैंड पुलिंग का विरोध भी कर सकते हो। माई संख्या 1000 है इसके पास में, 1 2 3 4 1000 एकड़ है, मेरे 10 एकड़ है। मैं खुट्टा गाड़ दूंगा भाई, मैं तो 10 अपनी 10 एकड़ इसमें सम्मिलित नहीं होगा, नहीं आएगी पॉलिसी। इसलिए वो जो छोटे किसान है तो उनको, इसलिए मैंने कहा था ये पॉलिसी नहीं आएगी, क्योंकि छोटे किसान को जब तक साथ नहीं लेगा, तो मैंने चैलेंज भी कर दिया था और मेरे को डरा भी रहे थे, मां 9वीं मंजिल से नीचे फेंक दूंगा, सारे के सारे बिल्डर हो और लैंड ओनर तुम 60% लोगे और हमको तुम 40% दोगे। तो वही फिर वो हुआ, फिर इनको लगा आके तो दिखाओ फील्ड में। अब हो सकता कुछ मेरे से भाई नाराज होते रहो भाई, मैं किसान खेत में पैदा हुआ हूं, तो खेत में पैदा हुआ हूं तो खेत की बात करूंगा। 105 गांव खेती के लिए नहीं है, उसमें सर्टिफिकेट दे, कमर्शियल कंसोर्टियम बढ़ाओ और भाई डीडीए से एफसीआर लेके आओ, ताकत है तो फ्लैट बढ़ाओ, करोड़ों में खेल लो। ये गवर्नमेंट ने कर दिया, लेकिन ना तो किसान के पास दिमाग है, ना किसान के पास पैसा है। और वो एफसीआर जब मिलेगा तो एफसीआर देखेगा। ऐसा वो कह रहे सर को देखो पॉलिसी आ गई, करोड़ों में चला गया। पॉलिसी आएगी तो जैसे अब हमारी जो जैसे कॉलोनी आ गई ना, और ना सुना हो मेरा ये कहना, अच्छे पार्क, अच्छे स्कूल, अब मैं इसके साथ में नोट भी 60 हो गया, 60 की लड़ाई मैंने जीत ली। इसमें मेरे को ठंडा करे थे किसान नेता भी, भाई 40 में रामने स्मार्ट जाम फिर 60 बदलो, मगर नहीं मानूंगा। जहां तक भी होगा तुम फील्ड में आकर दिखाओ, 1.5 जो बात होगी किसान की बात होगी। बड़े से बड़ा नेता हूं, होमवर्क है, होमवर्क करता हूं, या तो फिर मेरी जवाब देता है एडवोकेट, या फिर एडवोकेट में साथ लेकर चलता हूं। अभी हाईकोर्ट में रिट डाल रखी है अल्टरनेट प्लॉट की, और सारी इनहेंसमेंट का केस लड़ा हमने। शीला दीक्षित सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी, वो लड़ाई लड़ी है। चौधरी छज्जूराम फाइलों में हमारे नाम तो लड़ाई लड़ी है, पैसा लगाया है गांव के लिए। और जो सभी तगड़े से तगड़ा चौधरी होना 200 किलो का, इतनी फाइलें उनको तोड़ दूंगा मैं, क्योंकि होमवर्क करता हूं। चौधरी को थोड़ा सवाल पूछ लो। वो मैं किसी में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, लेकिन बड़े आदत है माइक पकड़कर ABCD पता नहीं, और वहां आकर सब्जेक्ट में अरे भाई वकील को लेकर आओ ना, अल्टरनेट प्लॉट पर मीटिंग करने चले गए, कैसे मिलेगा पता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2011 का, ऑर्डिनेंस लेके आइए। राजनाथ सिंह को बुलाया था, बरवाड़ा में इतनी बड़ी पंचायत थी 26 दिसंबर 2014 को, ऑर्डिनेंस नहीं लेके आए, सारे देश के किसानों का सत्यानाश कर दिया। हाई कोर्ट में मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, तो कुछ मतलब लेकर खाम खा के चौधरी बनकर बाइक में भाषण देकर चले जाते हैं। अरे भाई कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, फील्ड में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए वास्तव में जो कोई बात होती है निर्णयता से अपना पक्ष रखता हूं। एडवोकेट है तो भाई एडवोकेट रहा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कारण से 2011 में जयसिंह तंवर के नाते से पूरा का पूरा सत्यानाश हो रहा है। ना तो ऑर्डिनेंस लेके आए और सुप्रीम कोर्ट में इसको लड़ाई लड़ी जा सकती है। ये तो अल्टरनेट प्लॉट पर जैसे बात करें ग्रीन बेल्ट का, लेकिन अब ये कमर्शियल लैंड है, लैंड पुलिंग की, जिसकी जमीन है उसी को है। 36 बिरादरी में जमीन है तो भाई 36 बिरादरी के है, वहां कौन बैठा है? बिल्डर तो पूंजीपति है। नहीं, मेरे को गुस्सा नहीं आता, मेरी आवाज ही ऐसी है। कौन सा नेता बैठा है 9 महीने जंतर मंत्र पे? कौन किसान नेता बैठे है 9 महीने जंतर मंत्र पे? 29 नवंबर 2004 से लेकर 29 जुलाई 2005 36 बिरादरी के पास अगर जमीन है, या किसी भी जात बिरादरी के पास जमीन है, या बिल्डरों के पास जमीन है, तो वो धरने में क्यों नहीं शामिल होते? देखिए, या उनको शामिल किया नहीं जाता? तो जो अन्न खाता है वो भी किसान है, कि उसने अन्न ग्रहण कर लिया तो वो भी किसान है। तो सभी इसमें स्वाभाविक है और सभी को शामिल करना चाहिए। अगर धड़े और गुट इस तरह की कह रहे हैं, कहीं ना कहीं धरणों की कमजोरी है। देखिए, बिल्कुल समाज को जोड़ने का काम सामाजिक धरणों पे होना चाहिए, और कहीं ना कहीं एक खामी और कमी है, और बिल्कुल अपनी कमी को स्वीकार करना चाहिए। अगर इस तरह समाज, अगर विचारधारा एक होकर, एकजुट होकर किसी भी धरने प्रदर्शन पर संगठित होकर काम करेंगे तो शायद हम कामयाब होंगे। इन्होंने बताई कि कुछ माइक पकड़ लेते हैं, तो मैं पीछे से पहले एक इंटरव्यू में बताऊंगा 360 के प्रधान कहते हूं, क्योंकि मैं 360 के प्रधानों में कंफ्यूज रहता हूं। 4-5 है जो अपने को कहते हैं मैं 360 के प्रधान हैं, लेकिन सुरेंद्र सोलंकी जी उन्होंने एक यूट्यूब पे एक इंटरव्यू दिया कि भाई हमें, उन्होंने कहा कि मैं 360 का प्रधान सुरेंद्र सोलंकी, और मैंने क्या किया 360 का समर्थन लेके, गांव ने समर्थन उनको दे दिया और उन्होंने समर्थन बीजेपी को दे दिया, तब बीजेपी आई है दिल्ली में।
क्या इन वाक्यों का, इन लाइनों का कुछ भी तथ्य बनता है? देखिए, ये तथ्य नहीं बनता। लोकतांत्रिक प्रक्रिया लोगों का अपना अधिकार है, लेकिन एक जनमत की आवाज करके एक संगठित रूप से एक स्वायत्त संस्था होने के नाते उन्होंने ऐसा कहा होगा। लेकिन इस तरह की बात करना, अगर ऐसी बात कहना है तो आगे के जो किसानों के भले के लिए है, ग्रामीण परिवेश के उन कामों का भी दबाव बनाना चाहिए। अगर सरकार तो बन गई है, आज सरकार बन के खड़ी है, तो उसी आगाज में, उसी अंदाज में आप जितने भी देहात दिल्ली के कार्य बचे हुए हैं उनको भी कार्यान्वयन करवाने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रधानी की होड़ की चपेट में यदि ये लैंड पूलिंग पॉलिसी में चढ़ जाएगी। देखिए, अलग अलग धड़े हैं, अलग अलग गुट है, एक सुर नहीं है। दिल्ली देहात इकट्ठा नहीं है, या कहीं ना कहीं किसी कारण कमजोर है। लोग समझे, हम अपने प्रवचनों को आगे करें और बिल्कुल आमने सामने की बात हो, ना कि बंद कमरे में या बरगलाने का प्रयास ना हो, और सही दिशा में, सही नीति में, सही दिशा में बात हो। अपने हिसाब से कभी भी ये प्रधान जितने भी हैं, ये प्रधान एक मंच पे नहीं दिखेंगे आपको, ना ये धरनाधारी एक मंच पे। धरना की कुछ टीमें हो चुकी हैं, जैसे राजनीतिक टीमें होती है ना, ऐसे। आखिर में जिस पार्टी को समर्थन मिलता है या जिस पार्टी के साथ उनकी साठगांठ या मित्रता होती है, उस पार्टी के शीर्ष नेता के साथ एक फोटो हो जाता है और कह देते हैं हमने धरना उठा लिया या हमारा धरना सफल हो गया, और मुद्दा वहीं पे गोलमोल हो जाता है। इस पगड़ी की ओर में दिल्ली के किसानों का जो भी भविष्य थोड़ा बहुत बचा हुआ है, कहीं भेड़ चढ़ रहा है। यही समस्या है। जो भी धरने हो रहे हैं वो विचारधारा से प्रभावित है, मुद्दों से प्रभावित नहीं है। मुद्दों के आधार पे धरने होने चाहिए। जैसे लैंड पुलिंग का मुद्दा है, ये किसी विचारधारा का नहीं बल्कि हमारे भविष्य का मुद्दा है, और ये पार्टियों से की तरफ निहित ना होके बल्कि एक आम जनमानस की तरफ निहित होना चाहिए। एक आम जनमानस के विकास के लिए चीजें सोची जानी चाहिए। समस्या ये है जो धरने हैं जो अभी हाल फिलहाल में चल रहे हैं, वो पार्टियों से प्रभावित है। एक पार्टी कहती है कि ये चीज ठीक है, दो धरने वाले कहते हैं कि हाँ कि लैंड पुलिंग लागू होनी चाहिए, जबकि उसी में अपोजिशन में जो पार्टी बैठी है वो कहती है कि नहीं, लैंड पुलिंग पॉलिसी में ये खामियां वो कमियां हैं, ये लागू नहीं होनी चाहिए। वो धरने वाले दूसरी तरफ से बोलने लग जाते हैं कि हाँ इस लैंड पुलिंग में ये कमियां ये खामियां हैं, जबकि एक न्यूट्रल होकर चीजें ना बताई जाती ना सोची जाती। इन लैंड पुलिंग पॉलिसी का आपके हिसाब से समापन किस तरह होना चाहिए, या कहां कमी देखते हो जिनको दूर करना चाहो? पॉलिसी में सबसे बड़ी कमी तो ये है कि इसमें आम किसान का कोई फायदा नहीं है। अब जैसे हमारे रास्ते हैं जमीनों के, लेट हो गया ग्राम सभा की, हाँ ग्राम सभा की जमीन है तो वो चकबंदी में हमारे खेतों से कटी है ना, गांव की जमीन है ना, उसका ये मुआवजा नहीं देंगे। अब सरकारी जमीन में जो बनता है, गांव की जमीन में कोई भी बनता है, स्कूल बनता है, अभी तो बन रहे हैं ना, स्कूल भी बन रहे हैं, चौपाले भी बन रही हैं और पार्क भी बन रहे हैं, तो क्या गांव को मुआवजा मिलता है उसका? वो गांव की जमीन है, गांव के लिए इस्तेमाल होगी। लेकिन जब सरकार में चली जाएगी तो उसका सरकार अपने उसका दुरुपयोग करेगी, ठीक है, अपने 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 हिसाब से रखेगी उसको। गांव को क्या देती हो? वो तो पैसे देगी, पैसे से वहां बनाएगी, जमीन गांव की है, ठेकेदार को पैसे मिलेंगे। कि इस लैंड पूलिंग को बिल्कुल भूल करके अगर सारे किसान इकट्ठे होकर के, वो जैसे रामनाथ डॉक्टर साहब ने बताया कि हमने बहुत पहले ये बात की थी, वो डीडीए पॉलिसी में नौकरी भी मिलती थी किसानों के बच्चों को, फ्लैट भी मिलते थे, प्लॉट भी मिलते थे। अभी रामपुर वगैरह में पहले प्लॉट मिले हुए हैं सबको जिनकी एक्वायर हुई है। तो वो अगर नीति आ जाए तो मैं समझता हूँ कानूनी तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी और संगठन के तौर पर भी हमारे किसानों के अंदर सबसे बड़ी कमी यह है कि किसानों का जो संगठन है वो राजनीतिक संगठन हो गया है। जैसे बीजेपी का किसान मोर्चा अलग हो गया और आम आदमी पार्टी का किसान मोर्चा अलग हो गया, कांग्रेस का किसान मोर्चा अलग हो गया। तो वो राजनीति के दबाव मानेंगे, अगर उनकी राजनीति पे कोई असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा, तो वो अपनी पार्टी की बात कहेंगे, पार्टी का लेवल की बात कहेंगे कि हमारी पार्टी सही कह रही है, ये पॉलिसी सही है। 360 की जो प्रधानी है, हाँ जी, वो 4-5 बंदे लिए बैठे हैं, हाँ, 4 आदमियों की तो मैंने इंटरव्यू लिया, हाँ, उसके बाद भी 2-3 ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे जो अपना दावा ठोक रहे हैं। हाँ, तो ये जो 360 की प्रधानी पे ये जो चीजें चल रही हैं, 360 तो अब गाँव रही भी नहीं दिल्ली में, हाँ, 354 353 रह गए, वो भी खत्म होने वाले। तो ये जो 360 की प्रधानी की होड़ है, ये नुकसान दे रही है, फायदा है? ये देखिए, जब पहले गांव थे जब तो कोई इसका फायदा भी था। अब वो 360 के प्रधान यहाँ रहने पाए थे, आपको पता होगा उसने क्या कहा था कि भी आपके गांव के आदमी जो है यहाँ क्यों नहीं आते रहने, आप 360 के उधर के आदमियों क्यों नहीं आते? तो उसका एक ही जवाब था कि हमारे जो भाई लोग कहते हैं जमीन बिक चुकी है, हमारे पास तो कोई है नहीं, हम तो किराए का खाते हैं, हमें क्या जरूरत है मांगने। ये होगी ना बात। तो फिर 360 प्रधान का क्या फायदा हुआ? यहाँ का होना चाहिए 360 प्रधान, जाके जमीन बिकी है। 360 की और बात कर लेते हैं थोड़ा। हाँ। ये कोई निजी बात नहीं है, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे निजी, ये निजी बात नहीं है, क्योंकि 360 की प्रधानी का दावा ठोक रही हो। हाँ। तो 360 गांव वाले तो बात करेंगे। हाँ। तो ये जो 360 की, ये कभी भी प्रधान, हाँ, ये किसी एक मंच पे या किसी एक मुद्दे को, हाँ, समर्थन नहीं करते। हाँ। अगर 360 के ए प्रधान ने किसी एक मुद्दे का समर्थन कर लिया तो बी उसके विरोध में ऑटोमेटिक खड़ा हो जाता है। हाँ। वो ये नहीं देखते कि किसानों का दिल्ली में इसमें कुछ फायदा है भी या नहीं।
कहीं ना कहीं वो स्वार्थी हो चुके हैं, हाँ, स्वार्थी हो चुके हैं। मैं बताता हूँ, पार्टी से जुड़ चुके हैं। चुनाव से पहले मुंडका में पंचायत हुई थी कि भाई बीजेपी ने हमारा कुछ नहीं किया, और लोटन उड़ा दिया था 360 के वो आ रहे थे, बहुत आदमी जुड़े हुए थे। अब हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, फिर कैसे बन गई बीजेपी? बताइए, वोट नहीं दी उन्हें, जुबान रही नहीं है, जुबान नहीं है। चलो ठीक है। लैंड पूलिंग पॉलिसी 2004 से तो गुरुजी लड़ रहे हैं लड़ाई, फिर इनके शिष्य हैं ये लड़ रही, सबसे पुरानी लड़ाई तो यहाँ से है। अब नए नए चेहरे आ रही, तो आपके हिसाब से लैंड पूलिंग पॉलिसी बहुत हो चुका है, इसका समापन किस तरह होना चाहिए? क्या तो यहाँ से सुधारी जाएगी? लैंड पुलिंग पॉलिसी सिर्फ एक मुखौटा है अपनी डेवलपमेंट की चीजों से पीछा छुटकारा पाने के लिए। चलो, लैंड पूलिंग पॉलिसी बहुत टाइम हो चुका है जी। आपकी टीम को भी लड़ते हुए, आपके जूनियर सीनियर सारे साथ में बैठे हैं हमारे, जी। जिन्होंने ये मुद्दा शुरू किया था, इसमें संशोधन करवाई, लड़ाई आज तक लड़ी। मेरे ख्याल से पीढ़ियां बदल चुकी हैं, 2004 से आज तक पीढ़ी चेंज हो चुकी है। ये कितना लंबा और खींचेंगे? इसका समापन किस तरह होना चाहिए? देखिए, इस तरह आधुनिक मॉडर्न शहर बसाए जा रहे हैं, इसी तरह आधुनिक मॉडर्न गांव बसाए जाए, स्मार्ट विलेज की प्रक्रिया हो, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार और सड़क परिवहन की व्यवस्था हो, इस तरह समापन हो। क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली बिहार इस तरह अछूता और बिल्कुल विकास से शोषित पीड़ित इन तत्कालीन सरकारों ने कर रखा है, इसकी शुद्ध नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोई सुविधाएं नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई शिक्षा का संस्थान नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह की समावेश विकास यहाँ पे होना चाहिए, और डीडीए लैंड पूलिंग का एक गांव को लेकर गांव की तरफ पर समापन होना चाहिए। सरकार के पास 1 एकड़ के बदले 2 करोड़ रुपया भी मिल रहा है। चलो, पॉलिसी में हमने संशोधन करा लिया, पहले तो बिल्कुल ही उल्टा था। 10 किसानों के 100 एकड़ जमीन डीडीए को दे दी, 100 किले होंगे, 10-10 थे उनके, तो 100 किले दे दिए, तो 60 किले डीडीए के पास चले गए, और 100 दूनी 200 करोड़ रुपया भी चला गया। अब पॉलिसी देखिए, एक अनपढ़ से अनपढ़, मैं बिल्कुल अनपढ़ किसान को मैं समझाना चाह रहा हूं। पहले क्या पॉलिसी थी 2013 में? 10 किसान अपने 100 किले डीडीए को दे दिए, और 100 दूनी 200 करोड़ रुपया भी दे दिया, और वापस कितने मिले उसको? 40 किले, 60 किले भी ले लिए डीडीए ने, और 200 करोड़ रुपया भी ले लिया। और बोले बेटे ये भी तुम ही इनको डेवलप करो, मैं तब नक्शा बढ़ा दूंगा, यहाँ पर पार्क बनेगा, या तुम्हारा फ्लैट बनेगा, या तुम्हारा मॉल की दुकानें बनेगी। चौधरी बन गया डीडीए। अब मैंने हमने लड़ाई लड़ी, फिर टीरी खा बनकर कत्तीमा का फेंक देंगे ऊपर से ही, आके तो देखो फील्ड में। फिर 48 पे एक कदम बढ़ाया, 48 पे फिर हमारे भाई बोले रामनिवास मान चाहिए, तो 48 हो गया। मैं कति ना मानना भाई, कति नहीं मानना है, किसानों के बीच में रहता हूं, आ जाऊं। फिर वे 60 पे आ गए। अब मैं ठंडा हुआ, ठीक है 60 पे कम से कम ये अनऑथराइज कॉलोनी जो करीब 1731 कॉलोनी मोदी ने पास करी है, तो इसमें क्या था कि जैसे डीडीए के अभी पॉलिसी में हाउसिंग स्कीम बन रही है द्वारका में, अलग अलग बड़े बढ़िया पार्क है रोनी में, तो उसमें अभी ये कंसोर्टियम कह रहे हैं, कंसोर्टियम बना लो, 5 किले कम से कम ले आओ। लेकिन अभी भी किसान कह रहे हैं, बिल्डर जो पीछे से है बोले एक बार आ जाएगी तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 10-10 करोड़ का, 15-15 करोड़ का हम खरीद लेंगे, और वो तारे तो बस का है नहीं। लेकिन पॉलिसी पूरी आ जाएगी तो हमें इसने खरीद के वो बढ़ाएंगे। तो केवल बिल्डर ने जो 70% कह लो 60% खरीद रखी है, उन्होंने ज्वार बाजरा गेहूं बोने के लिए नहीं खरीद रखी, उनकी तो स्कीम थी एक भाई हम हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे। अब मास्टर प्लान 41 का अगर ये लागू हो जाता है, कंस्टोडियम बन जाता है, तो किसान को अंदाजा लगा रहा है कि मेरा जो 2 करोड़ का है तो वो 7-8 करोड़ का होगा। लीना सहगल आई थी 2018 में, मैं कहा मैडम पूंजी नहीं है किसान के पास में, कोई भी बड़े से बड़े बिल्डर को कर दो, डीडीए में बने रजिस्ट्रेशन करा रखा, कोई वाजिब दाम एग्रीकल्चर, दिस इज नॉट एग्रीकल्चर लैंड, दिस इज ए कमर्शियल लैंड। कमर्शियल लैंड में गुड़गामा में 40-50 करोड़ का है, एक वाजिब दाम 15 करोड़, 20 करोड़, 8 करोड़ जो किसान कहता है, एक फिक्स अमाउंट कर दो भाई। जिसने लैंड पूलिंग में नहीं आता तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करा क्या, बड़े से बड़े बिल्डर हमारे माध्यम से ले लेंगे, तो एक अमाउंट बढ़िया सी फिक्स कर दो। जिसने नहीं बनाने भाई पैसा लिया, एक तरफ हट गया, आगे पॉलिसी बढ़ेगी। और जिसने जो किसान में दिमाग में पैसा है और बिजनेस करना चाहता है, तो आप कंसोर्टियम बनाइए और अपना जैसे पॉलिसी है उसमें बढ़ाइए। अभी छगारा साहब ने कहा ना, तो अल्टरनेट प्लॉट नहीं दे रहे, हमारे 86 तक के अटके हुए, तो डीडीए नहीं लेना चाह रही है। अरे डीडीए तो चौधरी बन गई, तो करोड़ों रुपया भी लेगी और जमीन भी लेगी, इससे बढ़िया क्या है सरकार के लिए? पैसा का पैसा 40%, अभी भी 100 किले हैं, 100 किले में से 200 करोड़ रुपए मिलने लग रहा है, 40 किले मिलने लग रहे हैं। तो दरियापुर में है, दरियापुर में लैंड पूलिंग भी है और ग्रीन बेल्ट भी है। अब मान लिया 20 किले का 1 एकड़ का, 20 किले का 20 आदमी है, 1 एकड़ बांट रहा है, 15 किले तो नहर पार है, यानी घोगा रोड, वो तो ग्रीन बेल्ट में है, और रहने लगे केवल 2 किले। कैसे आएगा लैंड पूलिंग में? किससे अमल करेगा? वो नहीं बन रही, प्रैक्टिकल बात नहीं है। लेकिन अब कुछ हमारे किसान नेता भी कह रहे हैं भाई ये शुरू हो जाएगी ना तो उनके रेट बढ़ जाएंगे। इतनी है मतलब अटकती चल रही है। लेकिन मेरा ये कहना है सरकार से, चाहे तो भाई डीडीए की पॉलिसी में कंपनसेशन दे दो बढ़िया,
नक्शे के हिसाब से अपनी बढ़ाओ डीडीए नक्शे के दरकार सर्टिफिकेट जिसके पास पूंजी है, लेकिन अनऑथराइज कॉलोनी नहीं आनी चाहिए, जे कॉलोनी नहीं आनी चाहिए। सत्यानाश दिल्ली का कर दिया। देखिए, सबकी अलग अलग राय होती है, इनकी राय आपने सुन ली। जैसी अकल वैसी राय, जैसी मेच्योरिटी वैसी राय, जैसी शिक्षा वैसी राय। अब आप समझ सकते हो कि लैंड पूलिंग पॉलिसी है क्या, दिल्ली क्या है, और दिल्ली की चौधरी इसको किस तरह दिमाग की तरह खा रही है। ये जो राजनीति की लड़ाई है, ये कहीं का नहीं छोड़ेगी शायद दिल्ली को। दिल्ली बची हुई है अभी 10-5%, वो भी देखते हैं कहां तक जाती है। लेकिन अगर आपको कहीं भी कुछ गलत होता दिखाई दे तो शिक्षा का जरूर सहारा ले। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो रामनिवास जी से ये पूरी टीम बैठी है, इन जैसे बहुत हैं दिल्ली में, आप इनसे राय लीजिए, इनको इग्नोर किसी भी तरीके से ना करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास।